हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर जो 2019 का था, अकाउंटेंसी पेपर का, क्लास 12th अकाउंटेंसी बिहार बोर्ड, आज उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 के लिए ये था और ये मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले हैं, अभी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है आय व्यय खाता होता है। आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड नॉन ऑफ दीज। तो बाबू हम लोग जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है बाबू? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन कहता है वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को हमेशा बाबू दायित्व मानना चाहिए। लिखा हुआ है लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम, नन ऑफ दीज। तो बाबू ये हमारा हमेशा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को क्या कहते हैं? तो बाबू इसको हम कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बराबर होता है बाबू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो वही कह रहा है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज पर जितना ज्यादा एसेट्स होगा इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, बाबू वो कैपिटल फंड कहलाएगा, पूंजी निधि। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। मानदेय क्या होता है बाबू? जो टेम्परेरी एम्प्लॉय होंगे हमारे कुछ दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो उनको जो पारिश्रमिक स्वरूप जो भुगतान हम करते हैं उसको हम मानदेय, हॉनेरियम बोलते हैं। तो ये हमारा एक खर्चा होगा, व्यय होगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी, एन एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है यदि अस्पष्टता कुछ ना दिया गया हो, यदि अस्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है आयगत आय माना जाता है बाबू, रेवेन्यू रिसिट्स। एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टार्टेड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है? निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है? पूंजी पर ब्याज। वैसे विनियोजन होता क्या है? विनियोजन को बाबू हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। तो विनियोजन का मतलब होता है बाबू, विनियोजन का मतलब होता है कि जब व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में जो कैपिटल लगाया जाता है या उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, इनके बदले में उनको जो भी मिलता है उसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। लाइक ये व्यापार में पूंजी लगाए तो इनको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बाबू इनका एप्रोप्रिएशन होगा। जैसे पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, पार्टनर सैलरी, ये भी आपका विनियोजन होगा। जैसे पार्टनर्स को कमीशन देंगे, पार्टनर्स कमीशन, तो ये भी विनियोजन होगा। और दूसरा इसके अपोजिट में दूसरा आइटम होता है चार्जेबल आइटम। चार्जेबल आइटम, चार्जेबल आइटम, लाभ पर प्रभार, अर्थात लाभ हो तो भी देनी पड़ेगी और हानि हो तो भी देनी पड़ेगी। जैसे किसी स्टाफ को काम पे रखोगे तो सैलरी दोगे, सैलरी चार्जेबल आइटम है। आपको लाभ होगा तो भी देना पड़ेगा और हानि होगी तो भी देनी पड़ेगी। जैसे किसी मकान में रहते हो, किराए के मकान में, तो आप किराया दोगे, रेंट। आप पूरे मंथ रूम को लॉक करके ही क्यों ना रख लो, लेकिन आपको रेंट देनी पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, निम्न में कौन लाभ का विनियोजन है? तो ऋण पर ब्याज नहीं है क्योंकि ये चार्जेबल आइटम है। पूंजी पर ब्याज बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेतन भी नहीं होगा, अगर यहीं पे रहता साझेदार का वेतन या मालिकों को वेतन तो ये विनियोजन हो जाता। किराया ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब आहरण का समय ना दिया गया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है बाबू, 6 महीने के लिए लगाया जाता है। जब आहरण पर ब्याज की कोई समय नहीं दिया गया है कि आहरण कब किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम 6 महीने के लिए निकालते हैं। आगे है साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो बाबू साझेदार की पूंजी जो हो सकती है ना बिजनेस के अंदर, वो 2 प्रकार की हो सकती है। ये जो कैपिटल हो सकती है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं।
एक आपका फिक्स हो सकता है, फिक्स्ड, और एक आपका फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग, परिवर्तनशील। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपका फिक्स होगा तो दो अकाउंट्स खुलेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साझेदार की पूंजी अस्थाई हो, अस्थाई हो तो कौन से खाते खोले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी और पार्टनर्स करेंट भी। तो इधर देखो कह रहा है डी नंबर ऑप्शन, पूंजी और चालू खाते, तो ये हमारा सही होगा। आगे देखो, साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है। तो जब साझेदारों के बीच कोई साझेदारी सनलेख नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सैलरी, कमीशन या कोई भी पारिश्रमिक नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आगे हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी नहीं लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट टेकन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ का जो बंटवारा करेगा वो इक्वली करेगा, इक्वली। और अगर लोन प्रोवाइड कर रखा है तो इस पे इंटरेस्ट 6% की दर से दिया जाएगा। जब साझेदारों के बीच कोई साझेदारी समझौता नहीं होगा तो ये 5 नियम लागू होंगे। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा, साझेदारों से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदार के बीच लाभ हानि का बंटवारा बराबर किया जाएगा, और साझेदार यदि फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे 6% की दर से इंटरेस्ट देंगे। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है, वेतन अभी पढ़ा, वेतन नहीं मिलेगा उन्हें, तो ये ऑप्शन गलत है। कमीशन, कमीशन भी नहीं मिलेगा उन्हें, पूंजी पर ब्याज ये भी नहीं मिलेगा, यानी उपरोक्त सभी इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। आगे चलिए, साझेदार की पूंजी पर ब्याज है विनियोजन, पीछे पढ़ चुके हैं हम कि मालिक, जो व्यापार का मालिक होगा उनके द्वारा व्यापार में पूंजी लगाने के बदले में या सेवा प्रदान करने के बदले में जो भी मिलेगा वो विनियोजन होगा, तो ये हमारा विनियोजन होगा, साझेदार की पूंजी पर ब्याज, क्योंकि पूंजी लगाने के बदले में मिलते हैं। आगे है साझेदारों के आहरण पर ब्याज, क्या होगा, साझेदार के लिए खर्च होगा, लेकिन यहाँ पे व्यापार के लिए क्या होगा, लाभ होगा, तो व्यवसाय के लिए लाभ, 11 का बी नंबर ऑप्शन। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, स्वामी और एजेंट दोनों का होता है, ए नंबर ऑप्शन स्वामी का दिया हुआ है, बी नंबर एजेंट का, सी नंबर बोल रहा है स्वामी एवं एजेंट दोनों का, तो यही मेरा राइट ऑप्शन होगा। आगे कह रहा है साझेदार का दायित्व होता है, बाबू साझेदारी व्यापार में दायित्व असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित लेनदारी का लेखा करने पर क्या होगा। गौर करो, एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमको मालूम नहीं था, जो हमारे पास क्रेडिटर्स है, लेकिन पता चला तो इसी को हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्ड में नहीं था, अब पता चला तो क्या होगा, अब मुझे क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस उस टाइम किसको होगा, जो उस टाइम साझेदार होगा, दैट मीन्स वर्तमान साझेदार को क्या होंगे, हानि होंगे। 14 का बी नंबर ऑप्शन। 15 देखो, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष, रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो भी शेष होंगे वो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला क्वेश्चन है बाबू, पूंजी पर ब्याज सामान्यतया मानना चाहिए, अभी कई बार पढ़ चुके हैं, लाभ का विनियोजन होना चाहिए। आगे, एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है और उसका वसूली मूल्य क्या होता है, ख्याति होता है, गुडविल। क्या होता है, गुडविल होता है, जो फिक्टिशियस एसेट्स नेचर का नहीं होता है बट वो इंटेंजिबल होता है। देखो क्या लिखा है, एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू क्या कहलाता है, उनका गुडविल कहलाता है। आगे, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, बाबू इसको भी गुडविल बोलते हैं। आगे है, एक नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदार द्वारा बांटी जाती है त्याग अनुपात में, जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस किए होंगे
उन्हीं रेशियो में उनके द्वारा ये लाभ विभाजन किया जाएगा। जो भी गुडविल लाएगा, नए साझेदार जो गुडविल के पैसे लाएंगे, गुडविल के पैसे वो पुराने साझेदार के द्वारा, या आप बोल लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लिए जाते हैं। तो इधर ऑप्शन होगा ए, त्याग अनुपात में। जो त्याग किया होगा उन्हीं को मिलेगा। आगे पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष पर, नाम यानी डेबिट पर, डेबिट बैलेंस पर क्रेडिट पक्ष का आधिक्य, यानी क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, और क्रेडिट जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। डेबिट ज्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो इधर देखो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, प्रॉफिट। आगे नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्ति तथा दायित्व को लिखा जाता है पुनर्मूल्यांकित मूल्य पे, रिवैल्यूएट फिगर पे लिखा जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्यता मूल्यांकित की जाती है। अनिवार्यता मूल्यांकित की जाती है तो बाबू वो ख्याति है। जब भी नए साझेदार बिजनेस में प्रवेश करेगा तो अनिवार्य रूप से ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। आगे है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, क्योंकि एंट्री होता है हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो रिटायर हो रहा है उनको मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है सभी साझेदारों के द्वारा, क्योंकि उस टाइम तक सभी साझेदार ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है मृतक साझेदार की देय राशि चुकाई जाती है पिता को, दोस्त को, पत्नी को, कानूनी उत्तराधिकारी को। तो जो कानूनी उत्तराधिकारी उनके होंगे उनको भुगतान किया जाएगा। दैट मीन्स 25 का आंसर डी हो जाएगा। जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। जब साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाए जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाओगे आप रियलाइजेशन अकाउंट, तो पहले इधर आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो जो भी उनकी बुक वैल्यू है टू एसेट्स, इधर आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो बाय लायबिलिटीज, और फिर ये लायबिलिटीज का भुगतान आप इधर करते हो पेमेंट, और ये एसेट्स को आप बेचते इधर हो। अब देखो क्या कह रहा है, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाएगा, साझेदार द्वारा ये संपत्ति ली जाएगी, दैट मीन सोल्ड की जा रही है, यानी क्रेडिट में, वसूली खाते के जमा पक्ष में, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे संपत्ति के विक्रय से वसूल हुई रकम, अभी देखें विक्रय से जो पैसे मिलेंगे सोल्ड इधर लिखेंगे, संपत्ति के विक्रय से वसूल हुई रकम किधर दिखाई जाएगी, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। आगे देखो बाबू अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता खोला जाता है। जब फर्म का समापन होता है तो 4 खाते खुलते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट खुलता है पहला, दूसरा आपका खुलता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा बाबू खुलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा खुलता है बाबू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। जब साझेदारी फॉर्म का समापन होता है तो यही 4 अकाउंट खोले जाते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है, तो देखो कैश या बैंक, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। अभी देख लो आप, वसूली खाते को 2 चीजों से डेबिट किया जाता है, अभी पढ़े हो, एसेट्स की वैल्यू से और लायबिलिटीज का जो भी भुगतान करोगे आप। तो इधर देखो आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, बेची जाने वाली सभी संपत्ति से, बिल्कुल जो बेचे जाने वाली है सभी से डेबिट करेंगे। फर्म के सभी बाह्य दायित्व से इसे क्रेडिट किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि ये भी क्रेडिट किया जाता है। किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति से बाबू ये भी क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्ति को हस्तांतरित की जाती है साझेदार के पूंजी खाते में, यानी 30 का ए नंबर ऑप्शन। एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपए समापन व्ययों का भुगतान किया तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। तो बाबू इसके लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रही है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपए समापन व्यय का भुगतान किया, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? बाबू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको वसूली खाता बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? रोकड़ खाते के शेष, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कैश अकाउंट में किया जाता है। लाभ हानि खाते के शेष, बाबू ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। लेनदार को, बिल्कुल सही, लेनदार ट्रांसफर होगा। संचय भी पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फर्म के समापन पर वसूली खाते के हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? जब वसूली खाते की हानि होती है तो एंट्री हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होता है बाबू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि फर्म के समापन पर वसूली खाते के हानि को किस खाते में डेबिट किया जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल में, साझेदार के पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन देखो, समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, मालिक होता है, स्वामी, ऑनर होता है। आगे कह रहा है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है बाबू कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय खाते में। आगे देखिए, अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के नीचे। आगे देखो, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर होती है 12%। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं, अधिकृत पूंजी। तो आप देखो ऑथराइज्ड कैपिटल इधर दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन, यानी अधिकृत पूंजी हो जाएगी। आगे चलो, कह रहा अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा प्रलेख निर्गत किया जाता है? प्रविवरण पत्र, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, ये तीनों ही इशू किया जाता है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो आप कंपनी जब प्रीमियम पे शेयर को इश्यू करेगी, प्रीमियम पे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, पूंजीगत लाभ होगा, और जितने भी लाभ होते हैं उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंतर्गत दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन ही है रिजर्व एंड सरप्लस। आगे देखो, कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाली पूंजी है चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। यदि अंशों के पुनः निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरित किया जाता है, ऊपर भी पढ़ चुके हो पूंजी संचय में। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इफ द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर is less than the amount forfeited, the surplus of profit is transferred to capital reserve। सपोज करो कि आपने अंश को जब्त करने टाइम में 5000 रुपए कलेक्ट किया था, तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में होगा, और आप री इशू के टाइम 3000 का लॉस हो गया, डिस्काउंट पे इशू किया, तो इतने से डेबिट हो गया होगा। तो 5000 में से 3000 को घटा लो, 2000 जो बचे ये आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आगे ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12% वार्षिक निश्चित दर, बिल्कुल जो डिटरमाइंड रहेगा, 20%, 6% नहीं, जो निश्चित दर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन, अगर 100 रुपए का डिबेंचर दे रहा है, 100 रुपए का डिबेंचर, लेकिन अभी 110 में दे रहा है, और जब इसका रिडम्पशन करेगा, वापस करेगा पैसे, तो 100 रुपए ही इशू करेंगे। तो अभी ले रहे हैं 110 रुपए, और बाद में जब वापस करेंगे तो 100 रुपए वापस करेंगे, दैट मीन्स लाभ हो रहा है। आगे ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिलाभ को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है, दायित्व पक्ष में जितने भी लाभ होंगे वो दायित्व पक्ष में दिखाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता है, बाबू ये व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन है, स्थित विवरण है बाबू, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। कह रहा लाभ एवं हानि विवरण को भी कहते हैं आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस को आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पैटेंट्स एवं कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बाबू ये इंटेंजिबल एसेट्स है, आप इसे छू और देख नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो जो बाबू है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यानी ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
आगे आंतरिक एवं बाह्य स्वामित्व के मध्य एक संतोषजनक अनुपात होता है 1:1। द सेटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी इज 1:1। आगे देखो, तरल संपत्ति में शामिल किया जाता है बाबू तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स बराबर बाबू होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। दैट मीन्स आप करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दो को छोड़ दो, जो बच गया सब लिक्विड एसेट्स है। जैसे कि आपका बिल्स रिसीवेबल है, ये लिक्विड एसेट्स है। देनदार, ये भी लिक्विड एसेट्स है। कैश, ये भी लिक्विड एसेट्स है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? किराया, आप संचालन करते हो तभी किराया देते हो, तो ये गलत ऑप्शन है। बिक्री व्यय, ये भी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। मजदूरी, मजदूर काम करेंगे। मशीन विक्रय पर हानि, ये सही आंसर होगा, क्योंकि आपका काम है दुकान चलाना, आपका काम है बिजनेस करना, आपका काम मशीन खरीदना और बेचना नहीं है। अगर आप मशीन खरीदते और बेचते तो ये आपका गुड्स होता, लेकिन आप मशीन का इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, अब वो आपके काम के नहीं रहे तो आपने बेच दिया, तो उससे जो लॉस हुई ये आपका गैर संचालन व्यय है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आगे आ जाओ, कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? ये कैश फ्लो से है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन प्रकार की होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो सकता है, इन्वेस्टिंग से हो सकता है, और कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हो सकता है। तो अभी हमें ऑपरेटिंग से पूछा जा रहा है, तो भूमि का क्रय ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, इसलिए गलत है। ऋण पत्रों का निर्गमन ये फाइनेंसिंग में जाएगा, इसलिए गलत है। समता अंशों के निर्गमन पर प्राप्ति ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन एक गैर रोकर मद नहीं है? गैर रोकर मद नहीं है अर्थात कौन ऐसा आइटम है जिसको रोकर में आप चेंज नहीं कर सकते हो? डिक्रीज इन डेटर्स, ये गलत ऑप्शन नहीं है, ये सही ऑप्शन है कि आपने किसी को उधार बेचा था, वो डेटर्स से डेटर्स में कब आएगा? जब वो आपको पैसे दे दे। इशू ऑफ डिबेंचर, बाजार में डिबेंचर जारी करोगे तो भी पैसे आ जाएंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आपने 50,000 का कहीं उधार माल खरीदा हुआ था और अभी बोल रहा है वो आपको 20,000 हमारा और बचा हुआ है, मतलब क्या आपने इसको 30,000 पे कर दिया होगा, तो इससे भी पैसे घटेंगे। तो ये नॉन ऑफ दिस आइटम जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो इसको आप सुधार कर लें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? तो ये देखो, समता अंशों का निर्गमन वित्तीय क्रिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उसके अंतर्गत आता है। नगद बिक्री ये नहीं आएगा, बैंक अधिविकर्ष ये भी नहीं आएगा, ऋण पत्रों का क्रय ये भी आएगा। एक गलत क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? तो बाबू ये दोनों आएंगे, समता अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का क्रय। तो इसमें ये गलत आइटम इंक्लूड कर लिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर सारे एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन। तो यानी ये भी ऑप्शन होगा और ये भी होगा। ये भी क्वेश्चन गलत है, इसको आप या तो गलत कर लो या तो कोई एक ऑप्शन को सुधार कर लो, ए और डी दोनों होगा। आगे देखो, नगद बिक्री है, अभी पढ़ा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कैश सेल इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आगे निम्न में से कौन सी रोकर अंतर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब होता है बिजनेस में जब पैसे आएंगे तो उसको कैश इनफ्लोज बोलते हैं, और बिजनेस से जब पैसे जाएंगे तो कैश आउटफ्लोज बोलते हैं। तो सोचो, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करोगे बिल्कुल इनफ्लोज होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करोगे तो आउटफ्लोज होगा। आपको इनफ्लोज पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन गलत है। इशू ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर को इशू करोगे तो फिर भी इनफ्लोज होगा। और आगे कह रहा है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, आप नगद बेचोगे तो भी कैश आएंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लोज। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही एक आइटम है जिससे आउटफ्लो हो रहा है, बाकी तीनों से हमारा इनफ्लो हो रहा है। आगे देखो, कह रहा है अस्थाई संपत्ति में शामिल होता है। अस्थाई संपत्ति जानते हो, जिसकी बेनिफिट आप एक से अधिक वर्षों तक लेते हो। रोकर करंट एसेट्स होता है, देनदार करंट एसेट्स होता है, पूर्वदत्त व्यय करंट एसेट्स होता है। तो मैशनरी,
अगला क्वेश्चन देखो, लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जब आप निकालोगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो होता है हमारा फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल सॉरी नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज पेबल। तो देखो क्या क्या है, टोटल क्रेडिट परचेज दे दिया, हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं तो ये ऑप्शन सही है। टोटल क्रेडिट सेल ये नहीं होगा, टोटल कैश सेल ये भी नहीं होगा, टोटल कैश परचेज ये नहीं होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में आप लोग को मिलेगा। जैसे वसूली खाते के 2 उद्देश्य बताएं, ये क्वेश्चन, फिर हम लोग प्रॉपर लेसन पढ़ना अब शुरू करेंगे। तो अभी आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, 1-2 बार आप देखो, आपको ये सारी पॉइंट्स याद हो जाएगी। अब बहुत ही जल्द हम लोग लेसन वाइज क्वेश्चन बनाना शुरू करने वाले हैं, जहां हम लोग एसके सिंह के बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। एसके सिंह की जो अकाउंट्स की बुक होगी 12th की, उससे हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। उसका हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें एक एक वीडियोस अपलोड करेंगे। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो तो। चलिए बाय बाय।